हेलो एवरीवन, दिस इज रियामनीस गंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो पाल्टी, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज स्टार्ट कर दी है। मतलब परीक्षा बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे चैप्टर्स के अपन ऑब्जेक्टिव 1 बाय 1 लगाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया है क्लास 10th विज्ञान को, तो जिसमें हमने पहला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आपने देख लिया होगा, लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। अभी देख लेते हैं अपन सेकेंड वाला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है आप सभी को पता ही होगा। चलिए, सो ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हम सभी को बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं, है ना। मज़ा आएगा पढ़ने में कुल मिला के। लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि जो अम्ल, क्षारक एवं लवण के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, सही विकल्प, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी हैं, उनको पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ लें। क्यों पढ़ लें? ताकि हमको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि अभी ये देखो, यहाँ पर जितने भी ये टॉपिक्स हैं ना, टॉपिक्स क्या यार, 2 इमेज है, बस इन दोनों इमेज को मैं आपको समझाऊंगा और फिर आपको 5-6 ऑब्जेक्टिव्स तो मतलब आप ऐसे बना दोगे कि पूछो ही मत, मतलब देखते से समझ जाओगे कि इसका ये आंसर आने वाला है, ठीक है ना। सो देखो क्या है हमारा, सबसे पहले हमारे पास सामने आ चुकी है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है यार? पीएच स्केल ऐसी स्केल है, ये मापती है कि जो हमारा विलयन है वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, ठीक है। पीएच स्केल से हमको पता लग जाता है। मान लो यार, जैसे कि किसी की जो पीएच वैल्यू है वो है 14, किसी का पीएच मान 14 है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एल्कलीन। एल्कलीन का मतलब क्या होता है? वही क्षार, बेस, है ना। तो आप समझ जाओगे कि यार 7 के बाद 14 तक, 7 से 14 तक, 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब 7 से ज़्यादा अगर किसी का पीएच मान है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा। और इधर देखो 7 से कम तो एसिडिक यानी कि अम्लीय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 7 से ज़्यादा किसी का पीएच मान है तो वो क्या है? क्षारक। इसके बाद में अगर यहाँ से चलो 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? वो हमारा अम्लीय हो जाएगा। क्लियर हो गया? बीच में क्या है? 7 पे क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन, है ना। जैसे पानी है तो पानी, बताओ पानी एसिडिक होता है या? पानी एसिडिक क्या? नहीं है, बेस भी नहीं है। पानी क्या है? पानी तो भाई शुद्ध पानी तो न्यूट्रल रहेगा ना, उदासीन रहेगा। उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। पीएच मान कितना होगा जल का? 7, है ना। तो यहाँ से हमने चीज़ें क्लियर कर ली कि जल का पीएच मान 7 होता है और 7 से पीएच मान अगर किसी का कम है तो अम्लीय हो जाएगा और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा नीचे वाली इमेज को भी अपन समझ लेते हैं। देखो नीचे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा अपने को समझ में आता है और समझ में आना भी चाहिए यार, है ना। भले अपन हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है हिंदी मीडियम में पढ़ना भी। ऐसा कोई आप अपने आप को ऐसा मत समझना कि यार हम हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चों से कभी हम कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। मीडियम बस भाई सब लैंग्वेज है यार, वो तो हिंदी, आप हिंदी में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एसिड है और बेस है। एसिड में देखो ये क्या, ये जो पेपर डाल रहा है ना, देखो ये एक कोई सी चीज़ डाल रहा है, इसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। तो अगर ये अम्ल में डाल देता है, क्या कह रहा हूँ मैं, अम्ल में डाल देता है या फिर एसिड में डाल देता है इस नीले रंग के लिटमस पेपर को, तो इस नीले रंग, ये जो नीले रंग का लिटमस पेपर है वो लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है? लाल रंग का। कब होगा? जब हम इस लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे, कहने का मतलब है अम्ल में डालेंगे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब लाल लिटमस पेपर को हम क्षार में डाल रहे हैं। किस में डाल रहे हैं? क्षार में। तो क्या हो रहा है, उसका कलर चेंज हो गया और अब क्या हो गया? वो नीले रंग का हो गया, ठीक है। समझ गए? अम्ल में अगर आप डालोगे नीले रंग का लिटमस पेपर तो वो लाल हो जाएगा, वहीं क्षार में अगर आप लाल रंग का डालोगे तो वो नीला हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आप एक काम करो, यहीं पे वीडियो को थोड़ा सा रोको और इन दोनों इमेज को वापस से आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो, है ना। मतलब ये नहीं कि वापस से वीडियो देखो, बस वीडियो को रोक लो और वापस से सोच लो कि यार मैंने क्या क्या बताया, याद कर लो एक बार, है ना। चलो आगे जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहला देखो, नींबू के रस की प्रकृति क्या है? नींबू के रस, देखो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं ना सारी की सारी एसिड के अंदर ही आती है, अम्ल के अंदर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो अम्ली, है ना। आगे जाओ, एक घोल का पीएच मान 4 है। क्या है? देखो जनाब 4 यानी कि 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होगा? क्षार यानी कि 7 से ज़्यादा, तो ये लो पीएच बड़ी होगी किससे? 7 से। आगे जाओ, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, किससे पीड़ित है वो? अम्लता से, है ना। तो अम्ल से पीड़ित है तो आप क्षार ले आओ। क्षार का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा? बेकिंग सोडे का विलयन, ठीक है ना। क्लियर? आगे जो, चाकू द्वारा आसानी से कौन सी धातु काटी जा सकती है?
तो पारा ये तो हो ही नहीं सकता, ना चांदी ना सोना। देखो सोडियम पे मैंने क्यों टिक लगाया, आपने देखा होगा सोडियम का, अगर आप एक्सपेरिमेंट चैनल पे अगर आप वीडियोस कभी आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, वो क्या करते हैं पानी में डाल देते हैं, ऐसी चीज़ें करते रहते हैं सोडियम के साथ। सोडियम ऐसी मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होती है, पनीर जैसी होती है, इसको आसानी से काट सकते हो आप चाकू से, ठीक है। तो ये सोडियम यहाँ पर आंसर होगा आपका। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। तो क्षारक को आप कैसे पहचानते हो, पहले तो ये देखो, ज़्यादातर आपने ये देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह हो गए ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये लास्ट वाला टिक क्यों किया मैंने, C2H5OH, ये एक क्षार नहीं है, ये क्या है, ये एक एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। अब बोलोगे कैसे भैया, मैं कहूँगा अगर आपने चौथा चैप्टर पढ़ा है तो आपने देखा होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे, है ना, तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अल्कोहल क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्षार नहीं है, ये एक्चुअल में अल्कोहल है, इसलिए मैंने C2H5OH लगा रखा है। आगे बढ़ते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। अपच का अगर आपको उपचार करना है तो एंटासिड ले लो। अपच क्या मतलब, एसिडिटी, कुल मिला के देखा जाए तो, है ना। जब पेट में ज़्यादा अम्ल बढ़ जाता है तो हम सोचते हैं कि यार अम्ल ज़्यादा हो गया, थोड़ा क्षार बढ़ा दो, तो इसलिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनो वगैरह जो एग्जाम्पल्स अगर मैं देना चाहूँ तो इनो वगैरह आप ले सकते हो, ठीक। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो भाई साहब ऑक्सैलिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर रहा है, नीले को लाल नहीं कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, यानी कि वो क्या है, क्षार। और क्षार की pH वैल्यू कितनी होती है, 7 से ज़्यादा। तो देखो 10 7 से ज़्यादा होता है, बिल्कुल ये हमने टिक लगा दिया। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। देखो भाई साहब, पहले तो आप देखो अंडे के जो पिसे हुए कवच, अंडे का जो कवच होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे मैंने लिख रखी है पूरी की पूरी रिएक्शन CaCO3, ये अंडे के कवच में पाई जाते हैं, ठीक है। अब वो किससे रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन करता है HCl से। ये देखो मैंने यहाँ पे बी पे टिक क्यों लगाया, क्योंकि वो HCl से रिएक्शन करता है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये दूधिया कौन सी गैस कर देती है जो ये उत्पन्न कर रहा है, तो देखो रिएक्शन हो रही है ना, तब आगे क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। ये जो लाल लाल है ना मेरा, ये ऊपर चल रहा है, एक्चुअल में नीचे वाला दिखाना चाहता हूँ, है ना। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है ना, यही तो करती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है। तो याद रखिए, अंडे के पिसे हुए कवच में सबसे पहली बात तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ये HCl से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करेगा, HCl से, तब जाके आखिरी में कार्बन डाइऑक्साइड अपने को मिलती है। ओके, सो अब बढ़ते हैं अपन आगे आ चुके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इनको भी कर लेते हैं। फर्स्ट वाले देखिए, संतरा में अम्ल उपस्थित रहता है, तो जैसे संतरा हो गया यार, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये जितने भी खट्टी चीज़ें, मोस्ट ऑफ दी ज़्यादातर खट्टी चीज़ें हैं, उनके अंदर सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, सिट्रिक एसिड, तो यहाँ पे लिखा हुआ सिट्रिक अम्ल, ओके। जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। इन्हें थोड़ा याद कर लीजिएगा। जलीय विलयन में एक क्षारक, अब भैया देखो अभी इससे पहले कुछ निकल कर गया हुआ था, एक OH आ रखे थे इनमें ना, NaOH, KOH, NH4OH, ठीक है, लास्ट वाला अल्कोहल था के। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं हमसे कि जलीय विलयन में क्षारक कौन सा आयन देते हैं, तो जो OH आयन है ना वही देते हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर अपने को चारों के चारों ऑप्शन उन्होंने OH के दे रखे थे। लेकिन समझने वाली बात क्या थी वहाँ पर, देखो वापस आ जाते हैं, ये जो लास्ट में C2H5OH जो था लास्ट में D नंबर पे, जहाँ पर अपने टिक लगा रखा है, वो एक अल्कोहल का एग्जाम्पल था, इसलिए हमने वहाँ पर टिक लगाया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कौन सा होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH- आयन, ठीक। तो थर्ड वाले का ही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण क्या होता है पता है आपको। विरंजक चूर्ण आपने हिंदी में तो नहीं लेकिन इंग्लिश में ज़रूर सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा ना, फेस से जिसको ब्लीच किया जाता है। इसके अलावा पानी में भी डाला जाता है ताकि जो पानी है वो उसके अंदर जो भी जर्म्स हैं वो मिट सके, जितने भी कीटाणु वगैरह हैं वो ख़त्म हो सकें, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इस ब्लीचिंग पाउडर को पानी में भी डालते हैं। फेस के लिए भी यूज़ करते हैं कि यार जो स्किन के ऊपर जो डस्ट वगैरह जम गई है उसको अपन, उसका जो गंदा सा कलर है उसको हटा सकें, ठीक है। इसलिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का एक एग्जाम फॉर्मूला भी होता है, वो क्या है याद रख लीजिएगा, CaOCl2, ठीक है। आगे बढ़े, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आपने पढ़ा होगा पूरा का पूरा टॉपिक तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो फॉर्मूला आप इजीली याद रख लीजिएगा। बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लिटरली प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो टॉपिक है 4 नंबर के मतलब हैवी वेटेज आता है,
कभी भी देख लेना आप, और क्वेश्चन जरूर बनेगा बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा इसको, तो एग्जाम्पल नहीं, ये फॉर्मूला नहीं, इसका तो पूरा का पूरा आपको टॉपिक ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बता रहा हूँ मैं। आगे देखेंगे धात्विक ऑक्साइड। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, तो वो होते हैं क्षारीय, ठीक है। अब अधात्विक की बात आ रही है, भैया धात्विक क्षारीय हैं तो अधात्विक अम्लीय हो जाएंगे। आगे बढ़ें, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण। देखो भाई साहब क्या होता है, जब भी हम अम्ल और क्षार दोनों की अगर रिएक्शन कर दें, तो वो क्या बनाते हैं, एक तो बनाते भैया नमक, साथ ही साथ वो प्रोड्यूस करते हैं जल। क्या बनाते हैं साथ में, जल, ठीक है। सो नमक और जल को वो प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ें, ये देखो यहाँ पे मैं ना इक्वेशन सॉरी उसकी जो रिएक्शन है वो भी मेंशन कर देता हूँ। इधर नहीं भाई साहब, इधर नहीं, यहाँ पर है ना। तो देखना आपके सामने रिएक्शन भी दिख रही होगी। क्या हो रहा है यहाँ पर, अम्ल है, क्षार के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, लवण तो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, लवण के साथ क्या बना रहा है, H2O यानी कि जल, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जल आ चुका है। सिरके में क्या बोल रहे हैं, 9th वाला क्वेश्चन, सिरके में अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में कौन सा होता है भैया, एसिटिक एसिड होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे, शाकीय पौधे नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, यहाँ पर मेथेनोइक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सत्य असत्य कर लेते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होती है, बिल्कुल। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, हाँ जी यही फॉर्मूला होता है इसका। आगे बढ़ेंगे, अम्ल का pH मान 7 से अधिक होता है। नहीं भाई साहब ये गलत कह रहे हो, हमने पढ़ा था अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और 7 से ज़्यादा अगर है तो वो क्या हो जाएगा, क्षार। तो ये गलत है ना। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना, मूर्ति या सजावट का सामान बनाने में होता है। हाँ जी होता है। इसके अलावा जो हड्डियाँ वगैरह टूट सी जाती हैं, किसी को फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है, तो वहाँ पर भी प्लास्टर जो लगाते हैं ना डॉक्टर, जो प्लास्टर चढ़ाते हैं, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ओके, CH3OH एक क्षार है क्योंकि इसमें OH उपलब्ध है। अब देखो यार, CH3 आ गया है, CH3 ये एल्काइल ग्रुप है, आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे तो आपको और क्लियर होगा। ये एक एल्कोहल बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर OH एक फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम वो नहीं कह सकते कि ये OH माइनस आयन है यहाँ पर, है ना, ऐसा नहीं कह सकते, ये क्षार नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे गलत कर दिया। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थैलिन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगला देखेंगे हम, NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है। अब देखो यार, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्षार होता है उसमें OH माइनस होते हैं, OH माइनस आयन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब वहीं जब हम एसिड को अगर पता करेंगे यार ये जो अम्ल है ये अम्ल है या नहीं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि H+ आ रहा है नहीं आ रहा है, ब्रेक डाउन करने पर H+ आता है कि नहीं आता है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब NH3 है, इसमें H है, तो बताओ ये अम्ल है, नहीं ये अम्ल नहीं है, ये तो एक अमोनिया है यार। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर असत्य कर दिया। आगे बढ़ते हैं, उचित संबंध जोड़िए। सबसे पहले उन्होंने बोल दिया अपने को सिरका में भी हाल अपन ने देखो यहाँ पे पढ़ा था कौन सा एसिड होता है सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ये सिरका है, सिरका का आप एसिटिक में लगा दीजिएगा। इमली में कौन सा एसिड होता है, इमली में होता है टार्ट्रिक। अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला था जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन मैंने कहा था मोस्ट ऑफ दी खट्टी चीज़ें यानी कि ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। ओके, चींटी का डंक अपन ने अभी पढ़ा था कौन सा होता है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल अभी पढ़ा था अपन ने। 4th नींबू। अब नींबू में तो मैंने बता ही दिया था आपको सिट्रिक एसिड होता है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है। तो नींबू का आप सिट्रिक एसिड में लगा दीजिएगा। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूलेस दे रखे हैं सारी चीज़ों के, तो इनको भी आप कर लीजिएगा, कोई खास इसमें चीज़ नहीं है नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले सवाल ले लेते हैं। देखो, नेटल एक शाकीय पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्त्राव होता है, अभी अपन ने पढ़ा था मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये देखो, ये इधर अपन ने जोड़ी में भी देखा था मेथेनोइक अम्ल, इसके अलावा इधर भी पढ़ा था, मुझे याद है ये 10th नंबर पर। ये देखो, शाकीय पौधे नेटल के डंक में। तो ये जो चीज़ें आ रही है ना, ये रिपीट होती जाती हैं, तो आप अच्छे से याद रखिए इन चीज़ों को, समझते चलिए, मज़ा आ रहा है। धावन सोडा कौन सा लवण है, क्षारकीय लवण है भाई साहब। पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अपन ने मैंने अभी आपको बताया था ना, क्या करते हैं अपन, जो पीने का पानी है उसमें कीटाणु वगैरह रहते हैं, तो उनसे अगर मुक्ति चाहिए तो क्या करते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। इसके अलावा चेहरे पे भी लगाते हैं, चेहरे फेस को भी ब्लीच करते हैं, आपको पता होगा ना, बस उसको हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम से हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको विरंजक चूर्ण ही लिखना है।
CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है, वो भी अगर आप लिख दोगे वहाँ पे तो मज़ा ही आ जाएगा फिर तो यार। ठीक है, क्षार क्या होते हैं? तो देखो जल में घुलनशील क्षारक ही क्षार कहलाते हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के माफ़ कीजिएगा, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, पढ़ा था ना अपन ने भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही तो उपयोग होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या है भाई साहब? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। ओके, अम्लों के पीएच मान की परीक्षण क्या है? अम्ल की बात आ गई है तो 7 से कम यानी कि अम्ल, और 7 से ज़्यादा यानी कि क्षार। तो ये देखो 7th वाला भी हो गया, 8th वाला सवाल भी हो गया। 9th वाला देखो, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अपन ने पढ़ा था ही, अम्ल और क्षार की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, हमको मिलता है लवण और जल। देखो इधर कहीं था भी सही, अपन ने देखा है, मुझे पता है यार, इधर कहीं था। ठीक है, अभी मिल नहीं रहा है सला, होगा कहीं पर, बट फिर भी था 8th नंबर पर। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। मैं रिएक्शन भी आपके सामने बता ही देता हूँ। ये देखो रिएक्शन भी आपको दिख ही रही होगी, दिख रही है ना, बस यही तो उसकी रिएक्शन है। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है भाई साहब, अम्ल धात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो वो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देख लो पूरी की पूरी इक्वेशन अपने सामने दिख रही है मस्त। ठीक है, आगे जाएं। प्रायः तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालती है? प्रायः तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालती है? तो पता ही होगा ना, हाइड्रोजन निकालती है। आपको रिएक्शन दिखाऊं, ये देखो, मतलब रिएक्शन दिखाऊं, ये देखो यहीं पे आपके सामने रिएक्शन दिख रही है पूरी की पूरी। मज़ा आ रहा है ना? बस अरे भाई साहब, कोई सा भी अम्ल हो, कोई सा भी एसिड हो, उसके आप मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो आपको एट द एंड क्या मिल रहा है? H2 मिल रहा है ना लास्ट में। बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। और उदासीनीकरण में तो क्या बनता है अपने पास? जल और लवण। ठीक, अम्लीय विलयन के पीएच का मान लिखिए। अम्लीय विलयन, अम्लीय यानी कि क्या? 7 से कम। बस ये हो गया अपना आंसर। ओके, सो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के भी सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए हैं, और बाकी के चैप्टर्स के भी ऑब्जेक्टिव्स के जल्द ही वीडियो आ जाएंगे। और आप पढ़ाई करते रहो यार मजे से, एकदम 95 के ऊपर जाना है अपने को। ठीक, सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।